नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस एस आर्ट्स क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई अच्छा कर रहे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार आज क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़े थे वन श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। ठीक है। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। एक्चुअली आज का क्लास लाइव नहीं चल पा रहा है नेटवर्क इश्यू के कारण। आज जो मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है T20 का, इसलिए नेटवर्क इश्यू होने के कारण मतलब ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे क्लास की ओर चलते हैं। जानेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक थे कौन थे। भीमराव अंबेडकर साहब, जिसको भीमराव रामजी अंबेडकर भी बोलते थे। ठीक है। साहित्यिक ये क्या है, साहित्यिक है, निबंध है, क्या है ये एक निबंध है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश, दलित परिवार में। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इनके माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या था नाम? भीमाबाई। इनके माता जी का नाम था भीमाबाई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम थे रामजी मौलोजी सकपाल। रामजी मौलोजी सकपाल। ठीक है। ये सब आगे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी का नाम था क्या? रामाबाई अंबेडकर। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई अंबेडकर। ठीक है। रचनाकार की प्रमुख कृतियां, रचनाकार की प्रमुख कृतियां ये सब उन्होंने लिखे थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु वेयर द शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, एंड द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके अलावा आदि यानी कि इसके अलावा भी और सारी कई पुस्तकें लिखे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर पढ़े उसके वस्तुनिष्ठ पहले देखेंगे। ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव। ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले देखेंगे। ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन 4 को है गरीबी, क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जाति प्रथा, अशिक्षा। अशिक्षा इसमें से क्या है सही? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ भी है उत्तर में। ऑप्शन नंबर 3 जाति प्रथा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है जाति प्रथा। भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण जाति प्रथा है। जाति प्रथा के कारण लोग अपने स्वेच्छा से काम का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए लोग बेरोजगार रहते हैं और बोलते हैं कि जाति जिस जाति का लोग है, वो उसी जाति का काम कर पाएंगे। इसलिए जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य
सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? चार ऑप्शन है। धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी में है समाज को बांटने के लिए, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए। क्या है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन बी में है कार्य कुशलता के लिए। ये हो जाएगा उनका आंसर। यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सहूलियत के लिए। कार्य कुशलता के लिए, क्योंकि कार्य कुशलता इसलिए क्योंकि जिसकी जैसी कार्य कुशलता, जिसकी जैसी योग्यता रहेगा, उस हिसाब से उसका काम का विभाजन होगा, ठीक है। यह अभी के युग में है, जिसकी जैसी टैलेंट रहता है उस हिसाब से अपना काम का चुनाव कर पाता है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? देखिए, यहाँ बोले जात श्रम विभाजन और जाति प्रथा मतलब बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यहाँ पर ऑप्शन चार को दिया हुआ है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु वेयर द शूद्रास। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पुस्तक लिखे थे जो कि लाहौर में इनका भाषण होने वाला था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत से इसको लिखे थे, जो इसके कुछ लोगों की सहमति न होने के कारण इसको नहीं पढ़ा गया। उसी पुस्तक के बाद में नाम दे दिया गया लोकतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र लोकतंत्र। इसका ऑप्शन है बी, उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन है। गरीबी, जाति प्रथा, अशिक्षा, औद्योगिक। इस चैप्टर में तो ज्यादातर पढ़े हैं कि जाति प्रथा के बारे में जो पढ़े हैं। जो भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा। यहाँ भी है बी, जाति प्रथा इसका मुख्य कारण है, ठीक है। जाति प्रथा का कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 15 अगस्त 1891 को, 26 जनवरी 1890 को, 2 अक्टूबर 1891 को। तो कहाँ पर है पुस्तक में? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। यहाँ भी उत्तर है। इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। आगे, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर साहब ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने कहा था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक सी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे उत्तर भीमराव भीमराव रामजी अंबेडकर। इनको कुछ लोग भीमराव रामजी अंबेडकर बोलते थे, लेकिन ठीक है, और अंबेडकर साहब भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम से लोग उनको जानते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या है? बेरोजगारी है, धर्म है, शिक्षा है, या राजनीति है, ठीक है। क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण इससे क्या है? जाति प्रथा से धर्म, शिक्षा, राजनीति पर तो नहीं पड़ेगा, बेरोजगारी पर असर पड़ेगा, ठीक है। बेरोजगारी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरोजगारी। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में कबीर, और ऑप्शन डी विवेकानंद, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन है धर्म पर आधारित, रुचि पर आधारित नहीं है, जन्म पर आधारित नहीं है, शिक्षा पर आधारित नहीं है। यहाँ पे क्या बोलते, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाए क्या, ये रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं, क्योंकि लोग अपना स्वेच्छा से उसका अपने प्रोफेशन का चुनाव नहीं कर पाते थे उस समय, इसलिए रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे है बी, रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। इसका कौन सा होगा? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर साहब को। ठीक है, यहाँ पे उत्तर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगली स्लाइड को चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या, बाबा साहेब बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है तो किताब में? ठीक है, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। यहाँ उत्तर में यह भी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी में है प्रेमचंद। कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा? बी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे उत्तर बी में ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी व्यापारी। किस परिवार में हुआ था, कहाँ पर थे? तो ऑप्शन में इसका होगा सी दलित। ठीक है, निचले निचले जाति के परिवार में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, यहाँ भी है सी, दलित परिवार में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अंबेडकर के अंबेडकर साहब के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर साहब के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए में है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी में है गांधी, नेहरू, पटेल, ऑप्शन सी में विवेकानंद, दयानंद, तिलक, ऑप्शन डी में है टैगोर, दिनकर, प्रेमचंद। इसका ऑप्शन ए पर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन के तीन व्यक्ति थे, उनके प्रेरणा के लिए तीन व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, यहाँ भी है गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यहाँ गौतम बुद्ध से बुद्ध या गौतम बुद्ध कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, उन्हीं का पूरा नाम हुआ गौतम बुद्ध। ठीक है, इससे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध। चलिए अगला सब्जेक्टिव है हु हु वेयर द सुद्रास हु वेयर द सुद्रास किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए में है गांधी, ऑप्शन बी में नेहरू, ऑप्शन डी में अंबेडकर, ऑप्शन डी में टैगोर। ये किनका है? हु वेयर द सुद्रास किसकी रचना है? तो यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, यहाँ भी है सी। अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ठीक है, अंबेडकर साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए में है
अंग्रेज सरकार। ऑप्शन बी में है बड़ौदा नरेश, ऑप्शन सी में है गांधी जी और ऑप्शन डी में है नेहरू। कहाँ पर मुख पड़े थे? बड़ौदा नरेश, ठीक है, बड़ौदा नरेश। यहाँ उत्तर में भी होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे पीपीटी बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी लिखा है सही है, लेकिन ये नाम ये नहीं होगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप लोग, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी है बड़ौदा, ठीक है। बड़ौदा नरेश। ये नहीं होगा, ठीक है। किनके प्रोत्साहन पर गए थे न्यूयॉर्क? बड़ौदा नरेश के, बड़ौदा नरेश के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है बी में बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए में अंबेडकर, बी में, ऑप्शन बी में गांधी, ऑप्शन सी में नेहरू और ऑप्शन डी में टैगोर। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो अंबेडकर साहब की रचना है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है अंबेडकर साहब के। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। किसे किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए में गांधी, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। किनको किनको बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो अंबेडकर साहब को, ठीक है, अंबेडकर साहब को। उत्तर में भी दिया हुआ है बी ऑप्शन, अंबेडकर साहब को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है गांधी, ऑप्शन बी में है नेहरू, ऑप्शन सी में अंबेडकर, ऑप्शन डी में है टैगोर। किसकी रचना है? ये अंबेडकर साहब की रचना है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप सब्जेक्टिव चलेगा। देखिए सब्जेक्टिव में पहले का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, अंबेडकर 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 के अनुसार जाति प्रथा जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ठीक है, क्या तर्क देते हैं? अंबेडकर साहब के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम लोग पुस्तक में पूरी बातें पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें रटा रटाया बात नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें रटा रटाया बात नहीं लिखना है। इसमें हम अपने अनुसार पीपीटी तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर पुस्तक पढ़े रहेंगे तो अपने अनुसार अपना हिसाब से मिला के लिखिए, वो सब सही रहेगा, ठीक है। रटेंगे तो फिर ज्यादा भेड़ा हो जाएगा। अपने से पुस्तक को एक दो बार पढ़ेंगे, इस सबको भी पढ़ लेंगे, उस हिसाब से फिर कहीं से प्रश्न पूछेगा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अंबेडकर साहब के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इसमें अपने हिसाब से मिला लेंगे कुछ बात इसमें से भी, बाकी कुछ अपने पढ़े रहेंगे तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अंबेडकर जी के अनुसार अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा के पोषक जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में कई तर्क देते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। क्या बोल रहा है? आधुनिक युग में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, ठीक है। जिसकी जैसी योग्यता उस हिसाब से अपने काम का चुनाव कर सकता है, ठीक है। भारत का हिंदू धर्म पेशा बदलने की अनुमति इसलिए नहीं देता है क्योंकि उनका मानना है कि परंपरागत पेशों में आदमी पूरा निपुण होता है, वह अपना काम सफलतापूर्वक करता है।
देखिए ये बहुत कैसे लिखा हुआ है, लोगों की मानसिकता किस तरह से बना दिया गया है। क्या बोलते हैं कि भारत का हिंदू धर्म पेशा बदलने की अनुमति इसलिए नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे अगर इसलिए नहीं देता है कि क्योंकि उनका मानना है कि परंपरागत पेशे में आदमी पूरा निपुण हो जाए, यानी कि उनके जो मम्मी पापा जो काम पहले कर रहे थे बच्चे से उस काम को देखते आएगा, तो उस काम में वो निपुण होगा, इसलिए वो पेशा बदलने का अनुमति नहीं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। इसी कारण बेरोजगारी का एक भी कारण है, ठीक है। वो अपने योग्यता अपनी रुचि के अनुसार काम दूसरा काम भी वो चुन सकता है, ठीक है। तो अभी के युग में तो ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं अम्बेडकर साहब ने कि अम्बेडकर साहब के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। तो उसका तर्क यही है कि जिसकी जैसी योग्यता होगी उस हिसाब से उसका अपने रुचि के अनुसार अपनी उसकी योग्यता के अनुसार अपना काम का चुनाव स्वयं कर सके। इस तरह से आधुनिक युग में लोग अपनी पेशा का चुनाव अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, ठीक है। तो वो यही तर्क दे रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अपनी स्वेच्छा से अपनी टैलेंट के अनुसार अपना काम वो स्वयं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, उत्तर में है। देखिए लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो जाति प्रथा का बहुत सारा अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे 4 लाइन है, अपने हिसाब से और लाइन बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़िए और अपने बेहतर होगा कि किताब को पढ़िए और अपने अनुसार उसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। उसमें समझ के लिखेंगे और शब्द नहीं याद रहेगा, ठीक है। समझ के लिखेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, ठीक है। जाति प्रथा के कारण अपने स्वेच्छा से काम का चुनाव नहीं कर पाएंगे तो वही होगा अस्वाभाविक अस्वाभाविक विभाजन, यानी कि अपनी स्वेच्छा से नहीं होगा तो लोग इसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है। आपस में आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। वो बोलता है कि ऊंच जाति का है, नीच जाति की सब भावना उसमें क्या है, विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण जाति प्रथा के कारण अनिच्छा अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। क्या बोलते, देखिए जाति प्रथा का नहीं, अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाता है। इसमें अपने हिसाब से और रोक सकते हैं। इसमें लोग का अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, इसलिए लोग निष्क्रिय बन जाता है और अरुचि के साथ काम नहीं कर पाता है। इस हिसाब से और लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यही रखना है, इसको भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसको मेन है किताब को पढ़िए और वहां से अति कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सच्चे लोकतंत्र की सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक आवश्यक माना है, या आदर्श समाज के निर्माण के लिए किन विशेषताओं को माना है। यहाँ विशेषताओं होगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। विशेषताओं होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिख देते हैं विशेषताओं, यहाँ पे होगा विशेषताओं, ठीक है।
एसएस वो विशेषताओं को माना है। डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ा आती है, उतना अक्षर धीरे धीरे होगा, उतना इस पे अभ्यास था नहीं तो उतना अच्छा से नहीं लिखा पाता है, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है या आदर्श समाज के निर्माण के लिए। बोले सच्चे लोकतंत्र में क्या क्या होना चाहिए, इसमें अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आदर्श समाज का निर्माण के लिए, ठीक है, सच्चे लोकतंत्र या आदर्श समाज के निर्माण के लिए बंधुत्व होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। बंधुत्व आपस, यहाँ देखिए यहाँ भी मिस्टेक होगा, आपस में आपस में भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है। जब आदर्श समाज का कला पाया, जब भाईचारा की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरे के साथ सम्मान से रहेंगे, ठीक है, ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा, ठीक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रथा को दूर करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मिस्टेक होगा, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा, यहाँ जाति यहाँ छूट गया है। सबसे महत्वपूर्ण जाति प्रथा को दूर करना है, जाति प्रथा को दूर करेंगे तब तो आदर्श समाज का हम लोग कला पाएंगे, ठीक है। पहले था, अभी खत्म हो गया है, ठीक है। फिर भी अभी भी कुछ लोग मानते हैं समाज के सभी लोग भाई बहन की तरह रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, भाई बहन की तरह रहे, एक दूसरे का सम्मान करे। लोग वहीं पढ़े थे, जैसे दूध में पानी मिल जाता है उसी तरह, और पता नहीं चलता है कि एक इस दूध में कितने लीटर पानी डाल दिए, ठीक है। उसी तरह भाई बहन की तरह रहेंगे, दोस्त की तरह रहेंगे, एक तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा आगे बढ़ने का, तब तो लोकतंत्र आदर्श समाज और लोकतंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, तो ये सारी बात इसमें कुछ अपने हिसाब से और जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। अभी बैक वाला क्वेश्चन पे सेम उससे भी रिलेटेड है, थोड़ा इसमें अपना मिला देंगे, ठीक है। आदर्श समाज की गतिशीलता किस तरह से होना चाहिए, सबका समान अधिकार मिलना चाहिए, आगे पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अपनी रुचि के अनुसार काम को चुन सकते हैं, इस तरह से अपना मिला के थोड़ा अपना मिला के लाइन मिला लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो हम बोलते हैं उत्तर में है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज में, देखिए मेरे मिस्टेक है, छोटा हुआ है। आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता ऐसी ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए होनी चाहिए जिसमें समाज का कोई व्यक्ति कोई धर्म पीछे न छूटे, कोई व्यक्ति कोई धर्म पीछे न छूटे, ठीक है। और और जिस काम में रुचि है, जिस काम में रुचि है उसे वह उसे उस काम को, देखिए उसे उस यहाँ पे फिर थोड़ा छूट गया, उस काम को करना चाहिए, तब भी इस देश में बेरोजगारी तब भी देश से बेरोजगारी हटेगा और देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। अपने हिसाब से इसमें और जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मतलब अपने, क्या बोलते हैं, कोई भी जाति न छूटे, जिसको जिस काम में रुचि उस काम को करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, आगे पढ़ने का सबका अधिकार होना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम चुनने का अधिकार होना चाहिए, तब तो आदर्श समाज में ये सब आना चाहिए, आएगा तब तो उसको आदर्श समाज कह पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से और जोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे बेरोजगारी हटेगी, ठीक है। अगर अपने स्वेच्छा से काम कर पाएगा तो लोग सब मन लगा काम कर पाएगा, इस तरह से बेरोजगारी भी हटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना की बात क्या है, जो छुआछूत के बारे में मेन है, उसी के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो लेखक महोदय इस बात को विडंबना कहते हैं, इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में यानी कि अभी के युग में भी जातिवाद के क्या बोले, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखिए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी के युग में भी कुछ लोग बोलते हैं कि जातिवाद सही है। कैसे सही है? ये विडंबना की बात ही है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही है। विडंबना का विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक 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 सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, अभी के जो समाज है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, कार्यकुशल यानी कि जिसकी जैसी काबिलियत है, टैलेंट है, योग्यता है, रुचि है, ठीक है, उस हिसाब से अभी के समय में लोग आवश्यक मानता है। और वैसा है भी, अभी के युग में ऐसा है, जिसकी जैसी शिक्षा है वैसी काम कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि जिसका जो उनके माता पिता का जो पहला पेशा था उसी पेशा में रहकर बंधे रहेंगे, एक ही पेशा में, वैसी बात नहीं है। अभी के युग में कार्य कुशलता अपनी उसकी कुशलता के ऊपर काम का विभाजन है, जिसकी जैसे क्षमता है, योग्यता है, उस हिसाब से अपना काम करते हैं। चूंकि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, क्योंकि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। देखिए, यह विडंबना की बात यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसमें थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन अलग हो गया, और यहाँ पे देखिए जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का रूप अलग है। ये दोनों जोड़ दिया तो एक ही पेशे में बंध गया। अगर कार्य कुशलता के अनुसार, यहाँ पे देखिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाएंगे, अपने काम का चुनाव स्वेच्छा से कर पाएंगे। लेकिन जाति प्रथा में श्रम विभाजन को जोड़ देंगे तो जो जिस कास्ट से रहेंगे अपने कास्ट के अनुसार ही वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वो उसे एक ही काम में बंध जाएगा। तो ये विडंबना की बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये बुरा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, उनके माता पिता का जो काम है वो वही काम कर पाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे नहीं बुराई है? अगर कोई नाई है तो वो नाई का ही काम करे, किसी का केस जिंदगी भर बनाता रहे, दाढ़ी बनाता है, वो अपने स्वेच्छा के साथ दूसरा भी काम कर सकता है। ठीक है, और कोई मछुआरा है तो मछली का ही काम करेगा, वो दूसरा भी काम कर सकता है। ठीक है, और कोई बढ़ई है तो वो लकड़ी का ही ना काम नहीं करेगा, वो अपने स्वेच्छा के अनुसार दूसरा भी काम कर सकता है। यही विडंबना की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुशल व्यक्ति, क्या बोले हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो कोई भी समाज में, जब समाज का उत्थान क्या होगा, समाज का निर्माण कब होगा, समाज आगे कब बढ़ेगा, जब उसमें कुशल व्यक्ति होगा, टैलेंटर होगा, अपनी योग्यता के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता होगा उस हिसाब से अपना काम लेगा, तब तो समाज में आगे 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 बढ़ने की क्षमता आएगी। गरीबी दूर होगा। ठीक है, लोग अपने पर निर्भर हो पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से बना सकते हैं। चलिए इधर में इसमें क्या आगे इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर, सक्षम सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है ना, जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से वो काम कर पाएगा, और सक्षम व्यक्ति ही उस काम को कर पाएगा। आवश्यक है, ठीक है, कि हम व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करें। ठीक है, जिससे कि वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर पाए। देखिए, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार काम का चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, उनके साथ उनके साथ असामान्य व्यवहार न करे, उनके साथ किसी के साथ असामान्य व्यवहार नहीं करें, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, तथा समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। ठीक है, जिसकी जैसी योग्यता वो अपने योग्यता के अनुसार अपने काम का चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई रुक सुक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सक्षम श्रमिक या सक्षम व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, ठीक है, आगे समाज के निर्माण में आवश्यक है। इस तरह से हमारा बेरोजगारी खत्म हो पाएगा। ठीक है, और इसमें समाज में आगे उन्नति हो पाएगी।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। जाति प्रथा जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए क्या बोले, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है ही नहीं है, ये है। और जाति प्रथा रहेगा तो अपनी स्वेच्छा से काम चुनेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए जीवन भर एक ही पेशा में बांधे रखती है। भारत का हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। देखिए, भारत का हिंदू धर्म पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। अनुमति इसलिए नहीं देती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि उनके जो माता पिता का जो काम है उस काम में वो बचपन से रहेगा, देखेगा, थोड़ा हाथ भी बटाएगा, काम को भी उसमें हेल्प करेगा, तो सोचते हैं कि मतलब उस काम में निपुण होगा। देखिए किस तरह से माइंड सेट बना दिया गया है कि जो माता पिता काम है उस काम में वो निपुण होगा, लेकिन ये ऐसी बात अभी भी नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, भले ही उस पेशा से उसका पेट भरे या ना भरे, उस पेशा से उसका पेट भरे या ना भरे, और उस काम में मन का दिल दिमाग लगेगा ही नहीं, उस काम में उसका रुचि होगा नहीं, तो काम को सही से नहीं कर पाएगा, तो वहां से उसका इनकम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वहां पर तो भुखमरी आएगा ही, बेरोजगारी आएगा ही, ठीक है। माता पिता का माता पिता का जो पेशा होता है उसी पेशा को अपनाना पड़ता है। देखिए, जो माता पिता का जो पेशा है उसी पेशा को अपनाना पड़ता है, जाति प्रथा के कारण, ठीक है। रुचि और रुचि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब जाति प्रथा रहेगा तो रुचि रुचि और अरुचि का तो प्रश्न उठेगा ही नहीं। अगर दूसरी काम करने का उसका रुचि भी होगा तो वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जाति प्रथा में पहले था, अब नहीं है। अतः अतः पेशा बदलने की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। लोग अपने पेशा से दूसरी पेशा में जाना नहीं चाहता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग अपने पेशा में ही काम कर पाते हैं, और ये बेरोजगारी का अभी भी कुछ कारण है ही है। वो अपना पेशा बदल कर दूसरी पेशा में जाएगा जहाँ पे इनकम अच्छा है, जहाँ कोई अपनी कुशलता कौन सा अपना काम काम कर पाएगा, तब तो बेरोजगारी दूर हो पाएगा। अब बेरोजगारी दूर कब होगा? जब सबका काम अपना अपना स्वेच्छा से कम कर पाएगा, ठीक है। अपने टैलेंट के अनुसार काम कर पाएगा, अच्छा इनकम आएगा, तो बेरोजगारी दूर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेखक लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? देखिए क्या बोल रहे हैं, उद्योगों में गरीबी, उद्योगों में मतलब बिजनेस व्यापार में गरीबी और उत्पीड़न जो परेशानी है उससे बड़ी परेशानी समस्याएं किसे मानते हैं और क्यों? और क्यों? तो सब किताब में पढ़े तो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। उसे ऑप्शन मिला देंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं ना, जाति प्रथा को मानते हैं। क्योंकि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती थी, ठीक है। पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। मनुष्य को मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता था। देखिए व्यक्तिगत भावना, इसमें जिसकी भावना कैसी है उसकी रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं, उसका टैलेंट का कोई स्थान नहीं, उसकी कुशलता का कोई स्थान ही नहीं था, ठीक है। मजबूरी बस मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, न दिल लगता हो, देखिए यहाँ वहां न न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सही बात है। और कोई काम में किसी को मन नहीं लगेगा, दिल दिमाग इसमें तो कोई एक नहीं लगेगा तो नहीं बनेगा, यहाँ पर दोनों है, दिल दिमाग दोनों। अगर ये दोनों नहीं लगेगा तो कैसे कुशलता प्राप्त कर पाएगा? अतः हम कह सकते हैं, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी, या इसे भी लिखते हैं, उद्योग में अतः उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? समस्या समस्या किसे मानते हैं? तो यहाँ पर इतना
बात जोड़ के लिखना है, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। जाति प्रथा को समस्या किसे मानते हैं? उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को, ठीक है। जाति 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 प्रथा, जाति प्रथा उससे भी बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय समाज में जाति प्रथा, जाति, तो यहाँ पे प्रथा छूटा हुआ, जाति, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांधे रखती है, जीवन भर एक ही पेशे में बांधे रखती है। जाति प्रथा उसकी जो माता पिता का पेशा उसी पेशे में बांध देता है उसको। भारत का भारत का हिंदू धर्म पेशा बदलने को अनुमति नहीं देती, भारत का हिंदू धर्म पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती थी पहले, ठीक है। किस लिए? क्योंकि उसके जो माता पिता का जो काम है उस काम में वो दक्ष होगा, लेकिन यह माइंडसेट गलत था, ठीक है। भले ही भले ही उस पेशा से उसका पेट भरे या ना भरे, अगर उनकी जो माता पिता का पेशा, उस पेशा में अगर अच्छे से नहीं काम कर पाएगा, रुचि नहीं रहेगा, तो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसमें तो उसका बेरोजगारी आएगा ही, ठीक है। और वो किसी कारणवश काम, किसी संकटवश काम नहीं चल पाया, तो इनकम आएगा नहीं, तो बेरोजगारी आएगा, भुखमरी आएगा ही, ठीक है। माता पिता का जो पेशा होता है, माता पिता का जो पेशा होता है, उसी पेशे को अपनाना पड़ता है, उसी पेशे को अपनाना पड़ता था, ठीक है। अब अभी भी कुछ लोग अपनाते हैं। रुचि और रुचि और रुचि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। यहाँ रुचि का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, अगर रुचि उसके होगी दूसरे काम करने का भी, तो वो नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसको उसी पेशा में, एक ही पेशा में बांध देते थे। ये सब ये सब जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत है, ये सब जाति प्रथा के ही किसकी सिद्धांत है? जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत, यानी कि गलत सिद्धांत है, ठीक है। अतः अतः जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। देखिए, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन किस तरह से होगा? जिसके जैसे कास्ट है वो अपने कास्ट में ही काम कर पाएगा, वो अपने जो माता पिता का जो पेशा, उसी पेशे को कर पाएगा, उस तरह से जाति प्रथा का समाज में श्रम विभाजन, ठीक है। तो ये अतः हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। इससे लोग नाखुश है रहते हैं, अपने इस शिक्षा के अनुसार काम नहीं चुन पाते हैं, अपने अपने हिसाब से, और इसमें बदलाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम यही लिखे, बोलते हैं बार बार कि पुस्तक को पढ़िए और अपने हिसाब से प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो सब सही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? किसी कार्य में भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने या कुशल कुशल और सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। सही है। कैसे दक्ष बन पाएंगे? जब हम अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने काम का चुनाव कर पाएंगे, अपने टैलेंट के अनुसार अपने काम का चुनाव कर पाएंगे, ठीक है। अपनी रुचि के अनुसार अपने काम का चुनाव कर पाएंगे, जिसमें मेरा दिल दिमाग लगता हो, उस तरह से हम अपने काम को चुन पाएंगे, तो उस काम में हम अपने काम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उस काम में हम निपुण हो सकते हैं। अगर ये सब अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये आपका, चलिए 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन था आपका। यहाँ से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है सब्जेक्टिव का, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको पढ़ने के बाद, आप लोग इसको पढ़ने के बाद इस सबको पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन का जवाब अपने अनुसार ही दीजिए तो बेहतर होगा। जरूर नहीं कि जो सेम सेम लिखे वही लाइन बाय लाइन रटू तोता नहीं बनना है, ठीक है। हम लोग बहुत रटे थे, इस तरह से हम लोग भी जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो बहुत रटते थे। उसका मतलब उस समय उतना नहीं पछतावा होता था, देखिए अब बुझा रहा है कि अगर इस तरह से लिखते तो ज्यादा नंबर आता, ठीक है। तो अपने हिसाब से पुस्तक को पढ़िए और अपने हिसाब से उसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ से आपका क्लास समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग भी मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका क्लास द एंड होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।